नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जाहिद रसूल गुराया साहब। आप माहिर टैक्स अमूर हैं, उनसे जानते हैं। जाहिद गुराया साहब, आप जो टैक्स वसूली का तरीक़ेकार है FBR का 137 सेक्शन और 138 139 कंपनियों का सेक्शन जो टैक्स रिकवरी की जाती है 140 और सेल टैक्स का 111, इस पर क्या कहेंगे? टैक्स वसूली के तरीक़ेकार है, इसको किस हम बेहतर बना सकते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का आपका क्वेश्चन है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बेसिकली इसका जो स्कीम है उसमें प्रोविजंस जो हैं जिनको हम सेक्शंस कहते हैं वो 3 तरह के हैं। चार्जिंग सेक्शंस हैं, असेसमेंट है और फिर रिकवरी एंड कलेक्शन है। तो आपका जो टॉपिक है वो रिकवरी एंड कलेक्शन है, तो रिकवरी और कलेक्शन के लिए मुझे जाना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसके चैप्टर 10 में, और चैप्टर 10 का जो पार्ट 4 है सेक्शन जो कि कंप्राइज होता है 137, 138, 138A, 138B एंड 139 एंड 140। आगे भी हैं 141 लिक्विडेटर एंड सो ऑन, लेकिन मेनली जो टैक्स के अफसरान हैं वो जो इन्वोक कर रहे होते हैं रिकवरी के लिए वो 137 टू 140 सेक्शंस को वो इन्वोक कर रहे होते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आता हूँ कि क्या अफसरान इस वक्त रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको सिस्टमैटिक वे में चला रहे हैं? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूँगा कि जो लॉज ऑफ लैंड हैं उनको इज्जत नहीं दी जा रही अप टू सम एक्सटेंट। वो क्यों? क्योंकि जो आपने या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो टारगेट लिया है रेवेन्यू कलेक्शन करने का वो इतना हाई है, 12,970 बिलियन रुपीस का हमने टारगेट लिया बजट के थ्रू, और 8 महीने जो पहले गुजरे हैं इस साल के उसमें हमें बड़ा क्लियर हो गया कि 700 बिलियन के करीब तो शॉर्टफॉल आ चुका है। इस शॉर्टफॉल को और बड़े जो अजीम टारगेट मैं जिसे कहूँगा ले लिया इन्होंने हिस्ट्री में, उसको पूरा करने के लिए रिकवरी पे जोर दिया जा रहा है, और रिकवरी ये भी नहीं देखा जा रहा कि रिकवरी बनती है या नहीं बनती। रिकवरी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ कि रिकवरी स्टार्ट कब होती है। असेसमेंट ऑफिसर जो हैं वो सेक्शन 122 में कर रहे होते हैं, और इन सम केसेस 121 सेक्शन 121 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रही होती है, या फिर 161 विद होल्डिंग की प्रोसीडिंग की असेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे असेसमेंट भी हरी में हो रही है, रिकवरी तो बाद, पहले असेसमेंट जो है उस पर भी देखने की जरूरत है। 161 की प्रोसीडिंग में बड़ा जबरदस्त वाइस केबल्स में डिसीजन दिया ऑनरेबल मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद से MM अकरम साहब ने, उन्होंने डिफाइन किया कि विद होल्डिंग के जो स्टेप्स बनाए उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। जैसा उन्होंने बताया कि आपने अपना विद होल्डिंग का जब भी ऑडिट करना है तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने लेनी है। सबसे रूल जो 44(4) जिसे हम कहते हैं उसके मुताबिक आपने रिकंसिलिएशन लेनी है। रिकंसिलिएशन के बाद आपने उसका एग्जामिन करने के बाद अगर कोई टैक्स पेयर नहीं दे रहा तो उसको पेनल्टी लगानी है, और उसके बाद फिर आपने जो उसकी ऑलरेडी फाइल्ड हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स उनको चेक करना है। उसने इनकम टैक्स रिटर्न जो 114 की फाइल की है, उसने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं उनको देखना है। वेरी सॉरी टू से दैट कि सम टाइम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इसको भी जो है वो FBR विद होल्डिंग के लिए पूछ रहा होता है। अब डेप्रिसिएशन जो है उसकी अब क्या आंसर होगा, तो ये चीज़, और फिर फर्दर 161 जब आप 1A करना है, शो कॉज करना है, तो आपने ट्रांजैक्शन वाइज करना है, तो और उसके बाद एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के बाद 161 होना है, तो ये नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं सेक्शन 137 के ऊपर, रिकवरी के ऊपर। 137 इसका जो फर्दर है सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1 उसमें क्या है, उसमें ये है यूबी साहब के जो आपने रिटर्न सबमिट की, टैक्स पेयर ने रिटर्न सबमिट की सेक्शन 118 के मुताबिक, तो रिटर्न सबमिट करते हुए जो टैक्स वॉलंटरली पे किया वो सेक्शन 137 और उसका सब सेक्शन 1 में कवर हो जाएगा। और इसका जो 2 है वो है मेन हमारा डिस्कशन आज। 2 में क्या है कि जब ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है या कोई और ऑर्डर पास करता है, तो ऑर्डर पास करने के बाद एक रिकवरी नोटिस इश्यू करेगा और 30 दिन का टाइम देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जैसे ही ऑर्डर पास के साथ ही फोन भी आ जाता है कि टैक्स पे करें। कैसे टैक्स पे कर दें? अभी तो पहला हमारे पास कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स या एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का फोरम पड़ा हुआ है, वहां पे जाके हमने अपील फाइल करनी है। अगर आप हमें यही अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो रिकवरी कैसे आप पहले ही मटेरियलाइज करना चाहते हैं? आपको बिल्कुल पता है कि सेक्शन 126A के इंसर्ट होने के बाद टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो आया, उसमें कमिश्नर अपील साहब के पास जब हम अपील लेके जाएंगे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर मुझे टैक्स जो इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा है
तो मुझे ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा अपील प्रेफर करने के लिए। और अगर इन्वॉल्व टैक्स है, जो लाइबिलिटी है उसकी अमाउंट लेस देन आर इक्वल टू 2 करोड़ है, तो फिर मुझे कमिश्नर अपील साहब के पास जाना होगा। FBR का अपना सर्कुलर मौजूद है। जब आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे तो कमिश्नर अपील के पास जब तक अपील पेंडिंग रहेगी वो रिकवरी नहीं करेंगे। लेकिन आप वहाँ पे भी थोड़ा सा, मैं उसको हरासमेंट का वर्ड यूज़ करूँ तो थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन पेंडेंसी ऑफ अपील ऑफ द टैक्स पेयर बिफोर कमिश्नर अपील है, लेकिन वहाँ पे भी रिकवरी की कोशिश की जा रही है, पुश किया जा रहा है। इससे आगे चलूँ, जो जजमेंट्स हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो तो ये कहती हैं कि रिकवरी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक एक इंडिपेंडेंट फोरम से टैक्स पेयर के खिलाफ डिसीजन नहीं आ जाता। अब मैं जजमेंट का अगर नाम लेना चाहूँ तो वो भी मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू अपने जो सुनने वाले हैं उनको बता दूँ। जजमेंट महरम अली जजमेंट है, उसका टैक्स इक्वल रेफरेंस अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिख दूँगा कि महरम अली साहब का केस है, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब तक एक इंडिपेंडेंट फोरम जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, टैक्स पेयर से रिकवरी नहीं की जाएगी। फिर सनराइज बॉटलिंग का केस है, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब तक एक फोरम है वो इंडिपेंडेंट फोरम एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, रिकवरी नहीं होगी। एक और केस है चंदा मोटर्स के नाम से केस मशहूर है। इन तीनों केसेस में ऑनरेबल हायर कोर्ट्स ने, सुपीरियर कोर्ट्स ने ये डिक्लेयर किया, ये प्रोनाउंस किया कि जब तक इंडिपेंडेंट फोरम से एडजुडिकेशन नहीं हो जाती तब तक आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो अब समटाइम FBR जो है वो कह देता है जी कि हम असेसिंग अफसर और कमिश्नर अपील, ये कमिश्नर अपील जो है वो इंडिपेंडेंट फोरम है, तो यहाँ पे वो मेंबर लीगल के अंडर आते हैं, बोर्ड है, तो बहुत से डिसीजंस में ये डिक्लेयर किया सुपीरियर कोर्ट्स ने कि नहीं, ऐसा नहीं है, कमिश्नर अपील जो हैं वो इंडिपेंडेंट फोरम नहीं है, बल्कि जो इंडिपेंडेंट फोरम है वो ट्राइब्यूनल है। तो ट्राइब्यूनल के पास जाकर जब तक ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन नहीं देता, रिकवरी को जो है वो मटीरियलाइज नहीं किया जा सकता। तो यूबी साहब, रिकवरी जो है वो मैंने जैसे बताया कि FBR एक मुकम्मल हरी में है, और वो जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को बिकॉज FBR का ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी बर्डन है कि उन्होंने अपने टारगेट को मीट करना है। टारगेट को मीट करने के लिए वो डेविएशन जो है, डेविएट कर रहे हैं लॉ से, पीछे हो जाते हैं। सेक्शन 137 के बारे में मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनको बता दूं कि अगर आप समझते हैं कि हाँ आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है और आपने पे करनी है, तो आपके लिए रिलैक्सेशन दी है लॉ ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 137 ने ही, कि आप इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं ऑफिसर से। आप उनको अप्लाई करें और उनसे सपोज करें कि एक बंदे की टैक्स की लायबिलिटी आ गई है 25 लाख रुपया, वो एट वन टाइम वो पे नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकता है, वो असेसिंग ऑफिसर हैं, उनको एप्लीकेशन दें कि मैं सारा इकट्ठा पे नहीं कर सकता, तो वो आपको इंस्टॉलमेंट बना देंगे। तो फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट हुआ करेगी उस पर आपने जाके पे करना है, तो फिर आप अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट जो हैं वो जो एक तय हो जाएगा आपका और असेसिंग अफसर का, उसके मुताबिक आप पे करते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर एक भी डिफ़ॉल्ट हो गया, लाइक आपकी 5 इंस्टॉलमेंट बन गई 5-5 लाख रुपए की, एक इस महीने की फर्स्ट को जमा करवाना है जैसे कि मई आ रहा है, नेक्स्ट जून की फर्स्ट को, नेक्स्ट जुलाई की फर्स्ट को, नेक्स्ट अगस्त और फिर मई सितंबर। तो अगर आपने जो नेक्स्ट है मई की, तो आपने टाइम पे फर्स्ट को जमा करवा दी, सबमिट डिपॉजिट किया नेशनल एक्सचेकर में। लेकिन अगर आपने सेकंड में सपोज करें कि जून की फर्स्ट को आपने पे करना था लेकिन आप डिफ़ॉल्ट कर गए, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सारी की सारी इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने बनाई थी वो कैंसिल हो जाएंगी और आपका 4 लाख आपको फ़ौरन फिर पे करना होगा। ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट के साथ साथ अगर शुरू में अगर आप थोड़ी एक्सटेंशन भी लेना चाहते हैं तो असेसिंग ऑफिसर को एम्पावर किया गया है सेक्शन 137 के थ्रू कि वो आपको इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। तो यूँ भी सब ये तो 137 में जो मैकेनिज़्म है, स्कीम है, ये मैंने आपके सामने रखी कि क्या स्कीम है ऑफ लॉ रिकवरी के बारे में। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया शुरू में ही कि सिर्फ 137 नहीं है, 138 भी है, ए भी है और 138 बी भी हैं।
तो 138 में क्या होता है कि टैक्स पेयर को अरेस्ट करके या टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी से 138 के थ्रू रिकवरी की जा सकती है। तो 137 में अगर रिकवरी नहीं होती तो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मेरे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या होगा, वो 138 को इन्वोक करेंगे और 138 को इन्वोक करके वो जो है वो रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। तो 138, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सम टाइम 138 को इन्वोक किए बगैर ही ऑफिसर जो है 137 के बाद डायरेक्ट फ्लाइट करते हैं और 140 पे आ जाते हैं। तो ये टोटली अगेंस्ट द लॉ है, जो जिसमें बहुत सी जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर आपने 140 करना है तो पहले आपको 138 करना होगा और उसके बाद आप 140 पे जा सकते हैं। अब 140 भी मैं आपको बताता जाऊँ कि 140 क्या है। 140 बेसिकली ये होता है कि टैक्स पेयर ने किसी से पैसे लेने हैं, तो जिससे लेने हैं ना FBR उसको कह सकता है कि आपने इसको आपने टैक्स पेयर को नहीं देने बल्कि हमें दे देने। हमारे होता क्या है प्रैक्टिस में, लाइक मेरी अमाउंट HBL में पड़ी हुई है तो FBR क्या करेगा, FBR रिकवरी के लिए HBL को लिख देगा कि जाहिद की अमाउंट पड़ी हुई है HBL के पास, तो HBL को कहेगा कि आप जाहिद को नहीं देने, फ़ौरन एक ड्राफ्ट बनाओ, पे आर्डर बनाओ और वो नेशनल सेक्शन में जमा करवा दो और वो रिकवरी करके ले जाते हैं सेक्शन 140 में। और समटाइम 138 को भी नहीं करते। तो यहाँ पे यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 138 होगा, उस पर आपको टाइम मिलेगा और टाइम मिलने के बाद फिर आप 140 जो है वो इन्वोक किया जा सकता है। तो ये था यूबी साहब 138 और 140 में भी मैंने साथ ही आपको कंप्लीट करके बता दिया कि 140 में क्या हो रहा होता है। अच्छा, सम टाइम टैक्स पेयर जो है वो इंडिविजुअल नहीं होते यूबी साहब। टैक्स पेयर जो है वो हमें पता है कि पर्सन कौन होता है। सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसने कहा कि टैक्स पेयर इंडिविजुअल भी हो सकता है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम अपनी रवायती ज़ुबान में पार्टनरशिप भी कहते हैं, वो हो सकती है, और जो थर्ड है वो कंपनी भी हो सकती है। अब इन द केस ऑफ द कंपनी जो रिकवरी होगी उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कि अगर जो कंपनी है वो अगर टैक्स पे नहीं कर रही या पार्टनरशिप, जिसको मैं कह रहा हूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन दी लैंग्वेज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो नहीं पे कर रहा, तो फिर उससे रिकवरी कैसे होगी। तो जो पार्टनर्स हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन के या डायरेक्टर जो है कंपनी का, उससे भी रिकवरी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस शाहिद जमील साहब की एक रिसेंट जजमेंट थी, उन्होंने जब रिज़ाइन किया उससे पहले उन्होंने एक रिट पटिशन में, उसका नाम जो था रिट पटिशन सरदार सलीम साहब थे, उनके केस में किया कि 139 डिपार्टमेंट ने किया, लेकिन 139 में उन्होंने रेलिवेंट कंटेंट और बैकग्राउंड नहीं मेंशन किया था, और 139 ने खाना पूरी जिसे हम कह सकते हैं वो की, और 140 पे चले गए और डायरेक्टर साहब के अकाउंट से पैसे निकाल के ले गए जो कि टैक्स बनता था कंपनी का। तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, 139 एक सिर्फ एक खाना पूरी नहीं है, ये एक प्रॉपर नोटिस है, और प्रॉपर नोटिस में आपने पूरे ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस हैं वो आपने मेंशन करने हैं, और मेंशन करने के बाद फिर आपने 140 की तरफ जाना है। फिर आपकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये एक ठीक प्रोसीडिंग्स होंगी। अगर तो यही यूबी साहब रिकवरी के बारे में जो मैंने एक स्केच सा बना दिया है, लेकिन अब अगर इसको मैं मिलाता हूँ FBR के करंट प्रोसेस के मुताबिक और जो लॉ मैंने बताया कि जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है, तो सॉरी टू से डैट जो माइंड या विजडम ऑफ लेजिस्लेटर है उसके ऊपर ट्रू स्पिरिट में काम नहीं हो रहा। पीरियड कोर्ट्स की जजमेंट्स आने के बावजूद भी जो कि बाइंडिंग है इक्वली ऑन द judicial and quasi-judicial authorities subordinate to those pronouncing authorities, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 189 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो बाइंडिंग है, लेकिन उस बाइंडिंग का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया जाहिद रसूल गुराया साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।